नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। देश में कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ, कहा जा रहा था सफल हो गया, केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हो गया। समय समय पर इस तरीके के प्रदर्शन होते रहते हैं। आपने देखा किसान आंदोलन हुआ, दिल्ली को जलाने की कोशिश हुई, सीए एनआरसी को लेकर प्रोटेस्ट हुआ। क्या सिर्फ इन प्रोटेस्ट की आड़ में एक मंत्री, दो मंत्री ही निशाने पर है या फिर खेल कुछ और है? कहा जा रहा है, कुछ रिपोर्ट ऐसी सामने आ रही हैं जो आपको हैरान कर देंगे। रिपोर्ट में सीधा सीधा यह कहा गया है कि आने वाले एक साल में प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कई ऐसे बड़े बड़े आंदोलन हो सकते हैं और इस आंदोलन का सीधा सीधा मकसद है कि यहां से किसी तरह बीजेपी को हटाओ, यानी सत्ता से प्रधानमंत्री मोदी को हटाओ। अब खेल क्या है, क्यों ये सब हो रहा है, कौन ये सब कर रहा है, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, हम देख रहे हैं देश में पिछले कुछ समय से लगातार एक आवाज बुलंद होती है, देखते ही देखते बड़ा बवाल भड़क जाता है। हर कुछ वक्त बाद एक बड़ा आंदोलन छिड़ जाता है और सबका टारगेट मोदी सरकार होती है। कभी किसी मंत्री को निशाना बनाया जाता है, कभी मंत्री के जरिए सीधा सीधा प्रधानमंत्री पर कुर्सी पर आ जाते हैं। आखिर खेल क्या है? और जो रिपोर्ट दावा कर रही है, रिपोर्ट जो चीजें बता रही है, वो खौफनाक खुलासा है क्या? कौन ये खेल खेल रहा है? मैं एक सवाल के साथ शुरू करता हूं। मोदी सरकार के खिलाफ पहला बड़ा आंदोलन कौन सा था? शाहीन बाग, जो कि सीए एनआरसी, हाँ एनआरसी के था। वो था मुसलमानों के लिए। वो उसमें पूरे देश का मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर आया और उसमें कारण क्या था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के वैसे हिंदू जो प्रताड़ित हैं उनको नागरिकता अपने यहां की दी जाएगी। यही मुद्दा था ना। हाँ। सरकार बार बार कहती रही कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए कानून नहीं है, नागरिकता देने के लिए। इसके बावजूद वो हुआ दंगा फसाद सारा दिल्ली में। आपको पता है कि उस दौरान ट्विटर पे 116 नए हैंडल्स बने थे जी। वो आपको पता होगा, और उन हैंडल्स ने एम्पलीफाई किया इसे, उस पूरे आंदोलन को। क्या आपको पता है कि ये सारे के सारे हैंडल्स विदेशों से बनाए गए थे, जो भारत के मुसलमानों के मन में ये कह रहे थे कि कंसंट्रेशन कैंप बना दिया जाएगा, मोदी सरकार तुम्हारी नागरिकता छीन लेगी। इसलिए तो वो कागज नहीं दिखाए थे, दिखाएंगे ये नारा लग रहा बने थे और ज्यादातर यही भड़काया जा रहा था कि यहां से मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, नागरिकता छीन ली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो लागू हो गया, किसी की नागरिकता नहीं छीनी। वो तो हो गया ना, अब आज तो 1.5-2 साल हो गए सीए के लागू हुए। एक मुसलमान आपको मिला जिसकी नागरिकता छीन ली गई हो या जिसके जिंदगी पे कोई असर पड़ा हो? ये होता है मोमेंट, सेंटिमेंटल, जिसको सेंटिमेंटल करके अपना काम करवाना। ठीक है। ये अब दूसरा बड़ा आंदोलन कौन सा था? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन। तीन कृषि कानून लाए थे। उसमें मैं आसान शब्द में बताऊं तो देश के किसानों को एक ऑप्शन दिया गया था कि तुम कहीं भी जाके अपना सामान बेच सकते हो। जैसे अगर आप कहां की रहने वाली है? मैं ऐसे में पूछ रहा हूं। हाँ, हरियाणा का किसान, मान लिया कि आपने गेहूं की फसल अच्छी उगाई और आपने ऑनलाइन सर्च किया, केरला में गेहूं का रेट ज्यादा मिल रहा है और पंजाब में कम मिल रहा है। ये आपके चॉइस थे कि आप केरल के बाजार में जाकर बेच दो। NAM करके एक वेबसाइट बनी थी और उसमें कहा था कि उस पर आप डाल दो कि हमारे पास इतना है, वो आके कारोबारी उठा के ले जाए। ये किसानों के लिए फायदे। लेकिन उसके बावजूद नैरेटिव क्या बना? कल्ले कानून वापस लो, कल्ले कानून वापस लो। यही बोलता था ना सब, काले कानून। बिल्कुल। और आपने देखा कि उस वक्त क्या हुआ दिल्ली में, वो जो हरियाणा बॉर्डर पे बदनाम करने की कोशिश की, खालिस्तानी झंडा लहराया उस वक्त। बिल्कुल, मतलब पुलिस के साथ मारकाट करने की योजना थी। वो तो पुलिस ने कुछ नहीं किया, ट्रैक्टर वगैरह सब कुछ हो गया। वो कानून, दूसरा आंदोलन था। तीसरा बड़ा आंदोलन ये था, तिलचट्टा आंदोलन। यही था ना। बिल्कुल। तिलचट्टा आंदोलन का इशू क्या था? पेपर लीक। इस देश में, हाँ, इस देश में यूपीए के शासनकाल में, कल मैं लोकसभा में जो बता रहे हैं, मैं इसलिए आधिकारिक आंकड़े बता रहा हूं। यूपीए के शासनकाल में लगातार 16 पेपर लीक हुए थे। 16। और जिसमें सब था, डॉक्टर की, इंजीनियरिंग की, सब कुछ का। लेकिन उस वक्त आंदोलन नहीं हुआ। आंदोलन भी एक पेपर लीक, किसी का इस्तीफा भी नहीं हुआ, कोई सवाल के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट भी कुछ नहीं होता था, सड़कों पर कोई उतरा भी नहीं और कुछ नहीं। और एक बात बता दीजिए कि हमारे देश में अगर पेपर लीक पे बच्चे सुसाइड करने लगते ना, तो हर राज्य में
जैसे 21 पेपर लीक राजस्थान में हुआ, झारखंड में 7 पेपर लीक हुए, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, वो मतलब वी आर यूज्ड टू इट, कि ऐसा नहीं कोई पहली बार कुछ ऐसा हुआ था, झटका लगा था जिसे कारण सुसाइड कर लिया, नहीं। वो भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि इस पेपर लीक के कारण उन्होंने सुसाइड किया। हो सकता है एग्जाम का डिप्रेशन हो सकता है अच्छे मार्क्स नहीं आए, कुछ भी हो सकता है ना। ये तो जांच की बात है कि वो 20 के 20 मरने वाले सिर्फ ये पेपर लीक हुआ इसके चलते मर गए, मतलब कोई इसका कोई जांच नहीं है इसकी अभी। लेकिन इसके बावजूद कैसा माहौल बनाया गया, 20 बच्चों की हत्यारी है सरकार। और पेपर लीक के कारण पूरे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और जंतर मंतर पे फिर से संसद मार्च। माहौल ऐसा आंदोलन में आप देखिएगा सरकार ने शिक्षा नीति को बर्बाद कर दिया, कुछ काम नहीं हो रहा है, बर्बाद कर दिया, सुनी नहीं जा रही है। जबकि हकीकत यह है कि सबसे ज्यादा शिक्षा में बदलाव इसी सरकार में हुए हैं, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके हो या ट्रांसपेरेंसी को लेके हो, ऑनलाइन एग्जाम को लेकर, सब उन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो पेपर लीक भी खूब हुआ, फिर भी आंदोलन नहीं, यहां अच्छा किया और सिर्फ पेपर लीक भी एक हुए और इसके बावजूद इस्तीफा। यह होता है नैरेटिव वॉर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ये तो मैं आंदोलन की बात कर रहा हूं और मैं अब आपको मेन पॉइंट पे आ रहा हूं। ये जो अभी मोदी की सरकार है, 2027 तक 3 बड़े आंदोलन और होने हैं। मतलब एक का तो माहौल बनना शुरू हो गया जी, जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं सुनियोजित तरीके से किए जा रहे हैं और इसके पीछे कोई ना कोई काम कर रहा है ताकि मोदी की कुर्सी को उठाया जा सके। मैं और स्पष्ट कर रहा हूं, ये सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो अमेरिका बैक्ड प्रोटेस्ट है। वो किसान आंदोलन में भी बड़े पैमाने पर कनाडा से पैसा आया, बाहर से पैसा आया। सीए में भी सारे जो बने हैं ट्विटर हैंडल्स वगैरह सब बाहर के बने। लेकिन फंडिंग का तो चट्टान नहीं है ना, इनके पास भी नहीं है। सीजेपी वालों को कहा जा रहा है फंडिंग कहां से आ रही है, कहां से आ रही है, लेकिन कोई सोर्स ऐसा नहीं है कि आरोप लग सके। तो आपको क्या लगता है जो गुप्त रूप से वो पैसे पंप करेंगे डीप स्टेट, तो वो आपके बैंक स्टेटमेंट में डालेंगे, तो फिर पैसा आएगा वो इतना बेवकूफ। अब कैसे आएगा वो पैसा, उसके लिए एक अलग एपिसोड बनाऊंगा मैं कि कैसे आता है पैसा। लेकिन सारे के सारे प्रोटेस्ट है अमेरिका बैक्ड, सीआईए बैक्ड और डीप स्टेट बैक्ड, जिसमें इस्तेमाल किया यहां के छात्रों के इमोशंस का, मुसलमानों के इमोशंस का, किसानों के इमोशंस का। लेकिन प्रोटेस्ट यही होता है। यहाँ के लोग शामिल रहे ना, तो अमेरिका कैसे इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा? वहां बैठे, वहां विदेश से तो यहाँ लोग नहीं आए। हालांकि दीप के विदेश में पढ़ने गया था, लेकिन वो तो यही के लोग हैं ना जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, लोग वहीं के होते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट करने वाले अमेरिकन नहीं थे, वहीं के लोग थे। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में घुसने वाले श्रीलंकन ही थे। नेपाल में तख्ता पलट करने वाले नेपाली ही थे। ये इसलिए मैं कह रहा हूं इसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, नैरेटिव वॉरफेयर। नैरेटिव ऐसा बना दिया जाता है, आपके दिमाग को ऐसा घुमा दिया जाता है कि आप अपने ही देश के खून के प्यासे हो जाते हो। और जब वो तूफान गुजरता है तो आपको लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया। जैसे आपको बहुत सारे लोग अब मिलेंगे उन प्रोटेस्टर्स में शामिल जो कह रहे थे कि ये कर दिया हमने। उस वक्त तो जोश था ना कुछ भी, वो पूरा बम्बार्ड हो रहा है आपके दिमाग पे, इंस्टाग्राम से आ रहा है, वही ट्विटर पे आ रहा है, वही फेसबुक पे आ रहा है, और आपको लग रहा है कि क्या मैं कर डालूं। एक हवा चलती है, सब इसे बोलते हैं, चले जाते हैं। इसे बोलते हैं पागल बनाना। अमेरिका है ना, दिमाग ऐसा घुमाता है कि पागल बनाता है वो कुछ क्षण के लिए। और मैं बता रहा हूं 3 और प्रोटेस्ट अभी होने वाले हैं बड़े, 2027 मई जून तक। जैसे अगर मैं पहले ही बता दूं तो फिर वो कैसे होंगे। जैसे एक मुझे ऐसा लगता है जो मैं देख रहा हूं माहौल बनता हुआ, ये रिजर्वेशन को लेकर एक बड़ा कुछ आंदोलन वो करवाएगा, वो पंप करेगा पैसा। कहां तक माहौल बन पाता है मुझे नहीं पता। बिल्कुल सही कहा आपने। सोशल मीडिया पर कुछ पेज भी बन रहे हैं कि रिजर्वेशन हटाओ, बहुत सारे फिर से वही सोशल मीडिया, युवाओं को उसमें जोड़ा जा रहा है, बहुत तेजी से फॉलो कर रहे हैं उन पेजों को, और संसद मार्च की बात दी गई है। वो सारा एक ही है, मतलब कि आप पैटर्न वही है। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई, जैसे मान लिया ये रिजर्वेशन हटाने के पक्ष में आ जाएंगे तो कोई रिजर्वेशन बहाल करने के पक्ष में आ जाएगा, तो लड़ाई होगी। क्योंकि जिनको जातिवाद के नाम पर रिजर्वेशन मिल रहा है वो क्यों चाहेंगे कि हटे? वो बिल्कुल तो वही तो चाहता है अमेरिका कि लड़े। जितने हमारे फॉल्ट लाइन्स हैं, या तो हमारे यहां जाति के नाम पे समाज में फॉल्ट लाइन्स है, या रिलीजन के नाम पे फॉल्ट लाइन्स है, तो इसको, इस फॉल्ट लाइन्स को उभारेगा। अगर राहुल गांधी अमेरिका में जाके बोल रहे हैं कि भारत में सिखों को कड़ा और पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है, तो आपको पता है कि झूठ है।
लेकिन नैरेटिव तो वेस्ट में हो गया ना। बिल्कुल। हाँ, अगर तो इसमें दो अगर लोग तो ये बात पर भरोसा कर ही जाएंगे। कर ही लेंगे हाँ। कि हो ही जाता होगा, वहां नहीं पहनने देते होंगे पगड़ी, हाँ। नहीं पहनने देते होंगे कड़ा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे पैटर्न को समझिए। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पे कि क्यों मोदी सरकार को क्यों हटाना चाहता है अमेरिका। ये तो क्यों मोदी ट्रेड डील भी सरकार कर टारगेट रहे हैं, हाँ अपना बेस्ट फ्रेंड भी बता रहे हैं, सब कुछ है। मोदी सरकार ही क्यों? बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं एक स्टेटमेंट से शुरू करूंगा। ये अमेरिका का एक ट्रेड सेक्रेटरी है, उसने एक स्टेटमेंट दिया कि चीन के मामले में हमने गलती कर ली, भारत के मामले में वो गलती नहीं होने देंगे। चीन के मामले में कौन सी गलती की जो भारत के मामले में वो नहीं करना चाहते? हाँ, वो उसने ज्यादा एलिब्रेट किया है कि देखिए हमारी गलती थी, हमने चीन को आगे बढ़ने दिया। हाँ। और आज चीन हमारा कंपटीटर बन गया है, भारत को नहीं बनने देना है। अच्छा, उसको नहीं बढ़ने देना है। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था ओपन है, ये ग्रोथ कर रही है तो तकलीफ अमेरिका को हो रही है हर तरह से, चाहे आप मिलिट्री के रूप में डेवलप करें, चाहे वो आप व्यापार के रूप में डेवलप करें, जीडीपी आपकी बढ़ जाए, आपके देश की धमक अगर बढ़ जाए, तो इस वजह से वो नहीं चाहेगा और वो रोकेगा, और उसने ओपनली कहा है। तो एक तो ये है कि मोदी के समय में भारत तेजी से तरक्की कर रहा है, जीडीपी के आंकड़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा पैसा लगा रहा है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स करना शुरू कर दिया, हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ाया, ये सारी बातें हैं। तो इस कारण वो रोकने की कोशिश करेगा। रोकेगा कैसे? तो इसी तरह से हमारे पॉइंटलाइंस पर खेलकर। तो एक तो पहला ये हो गया। दूसरा, क्यों? बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं विदेश नीति से लेकर जियो पॉलिटिक्स तक जिसमें भारत अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर ब्रिक्स वाला। हाँ। अगर ब्रिक्स में ये अनाउंसमेंट होता है कि हम डी डॉलराइजेशन करेंगे, हाँ। तो डी डॉलराइजेशन का खेल ऐसा है मैडम कि एक देश ने कोशिश की थी, मुअम्मर गद्दाफी नाम था उसका, लीबिया का था वो। हाँ। उसने कहा कि हम डॉलर में नहीं, अपना गोल्ड कॉइन में ये करेंगे। मुअम्मर गद्दाफी को तख्ता पलट कर दिया और दुनिया भर में ये बताया कि वो अय्याश था, तो तानाशाह था। अय्याश था या तानाशाह था कैसे पता? क्योंकि अमेरिकन मीडिया ने बताया। तो पंकज जी, ये बात आज भी भारत के अगर मेरे खिलाफ, मेरी चीजों के खिलाफ कोई साजिश रचेगा या उसे खत्म करने की कोशिश करेगा तो मैं होने थोड़ी दूंगी। इसीलिए तो ब्रिक्स के मामले में आप देख ही रहे हैं। तो एक तो भारत वहां चला गया, दूसरा वो ट्रेड नीति को लेकर जो चल रहा है नेगोशिएशंस बहुत लंबे वक्त से। अमेरिका के किसान ये कोशिश कर रहे हैं कि भारत के बड़े एग्रीकल्चर मार्केट पे उनका कब्जा हो। अमेरिका में बड़े बड़े किसान होते हैं और उन किसानों ने ट्रंप को पैसे दिए थे, डोनेशन दिया था चुनाव में। हाँ। तो उन्होंने ये पूछा कि भाई हमने आपके पार्टी को भर भर के चंदा दिया है और हमारा काम कब करोगे आप? तो ट्रंप पे प्रेशर बनाया और ट्रंप ने कहा कि अपना एग्रीकल्चर खोलो, अपनी फिशरी खोलो, अपना डेयरी मार्केट खोलो। भारत ने कहा कि नहीं, अगर हम अपना डेयरी फिशरी मार्केट खोलेंगे तो मेरे किसान का क्या होगा? हमारे यहां किसान छोटे किसान है, वो आएंगे एक साथ 3 ट्रक सिर्फ चीज पनीर डाल देंगे किसी मार्केट में, और आपके यहां वो दूध वाला अपने यहां बनाता है, जाके किसी होटल में बेचता है या एक पैसा है। इनको तो बर्बादी हो जाएगी ना। तो चाहे मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, तो एक तो ये है कि भारत सरकार नहीं मान रहे हैं, मोदी बहुत सारी चीजों पे नहीं मान रहे हैं, तो दूसरे उनको ऐसा सरकार चाहिए जो उनकी बात माने। तीसरा जो सबसे बड़ा कारक है जो मोदी सरकार के तख्ता पलट का, मिशनरी और ईसाईकरण को मोदी सरकार चेक कर रही है। भारत में नकेल कसी आपको पता होगा, एनजीओस पर नकेल कसी है। हाँ। तमाम चीजों पर शिकंजा कसा गया है जो धर्मांतरण ना कराएं। और ये बात ईसाई देशों को और अमेरिका को पसंद नहीं। ईसाई देश मतलब अमेरिका उनका लीडर है। हाँ, वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया ईसाईकरण हो जाए, जैसे पूरे अफ्रीका को कर दिया, पूरे दुनिया में कहीं भी। तो जब आप क्रिश्चियन मिशनरीज पे अगर हमला करोगे तो वो आपका दुश्मन हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे नाइजीरिया में अभी कोई मुस्लिम संगठन है और वहां के ईसाइयों को मार रहा है। हाँ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से स्टेटमेंट दिया है कि मैं मारूंगा उनको, वो मुस्लिम संगठन के लोगों को। तो एक कल्चरल ईसाइयत, रिलीजियस वॉर भी है, जो कि भारत की मोदी सरकार उसके अपोजिट खड़ी दिखती है उसको। तो ये सरकार को हटाओ और कोई ऐसी सरकार लाओ जो कि ईसाइयत को बढ़ावा दे सके या क्रिश्चियन मिशनरी को बढ़ावा दे सके। 23 हजार करोड़ रुपए हर साल पंप करते हैं सिर्फ भारत में। आपको पता है जितने G20 देशों में एनजीओज हैं, जितने G20 देशों में, उसका 37% एनजीओ अकेले से भारत में है। सबसे ज्यादा एनजीओ
भारत में है, दुनिया भर में किसी देश में सबसे ज्यादा एनजीओ भारत में है। और उन्हीं एनजीओ पर मोदी सरकार नकेल कस रही है। तो बताइए, तो वो लड़ाई तो होगी ना। तो क्यों तख्ता पलट चाहता है? मैं इसलिए ये सारी बातें बहुत खोल के बता रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि जो भी दर्शक है, जितना टफ से टफ क्वेश्चन है वो पूछें, चाहे वो मुसलमान हो या ईसाई हो या कोई भी। हाँ, ये मत पूछिएगा कोई ईसाई होके कि क्यों नहीं बढ़ सकता ईसाइयत, ईसाइयत तो हम बढ़ाएंगे। तो ये जबरदस्ती वाला नहीं, मतलब एक लॉजिकल। तो इस वजह से मोदी सरकार विलेन है आज। इनपुट मिल रहे हैं, सारी चीजें इतनी हो रही हैं कि ये प्रोटेस्ट, अब दूसरा प्रोटेस्ट, फिर तीसरा प्रोटेस्ट, और आगे भी इस तरीके के प्रोटेस्ट शुरू हो सकते हैं। तो सरकार पहले ही सख्त कदम क्यों नहीं उठाती है? क्योंकि जब चीजें हो जाती हैं उसके बाद कदम उठाना या बैकफुट पर आना है तो मैसेज भी गलत देता है देश के खिलाफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं चाहता था कि ये पूछें आप। एक प्रोटेस्ट से तख्ता पलट हो जाता है किसी भी देश में, चाहे वो एक जो प्रोटेस्ट हुआ पीटीआई, इमरान खान जेल में चले गए। एक प्रोटेस्ट हुआ मालदीव में, तख्ता पलट हो गया। एक प्रोटेस्ट हुआ नेपाल में, तख्ता पलट हो गया। एक प्रोटेस्ट हुआ बांग्लादेश में, तख्ता पलट हो गया। हमारे यहां तख्ता पलट नहीं हुआ। 3-3 प्रोटेस्ट हो गए, चाहे वो 4-4 5-5 प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हो गए, लेकिन हुआ नहीं। इसका मतलब कि भारत सरकार ने कुछ ऐसा किया कि वो असफल हुआ, जो मिशन था वो असफल हुआ। जैसे अभी सबसे पहले ये तिलचट्टा आंदोलन को ले ले, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेना ये रणनीति थी। सरकार के पास ताकत ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वो पीछे हटी और लोगों ने झुक गए। झुकी नहीं है, खुश कर दिया। यही गलती की थी शेख हसीना ने कि उन्होंने गोली चलवा दी थी संसद मार्च के दौरान। अगर इन्हें वहां विद्यार्थी, सीजेपी वालों वहां विद्यार्थी संसद मार्च कर रहे थे, जाता या कुछ भी कदम उठाया जाता तो और बवाल भड़क सकता था। तो सरकार ने बहुत तरीके से माइंड गेम खेला। बिल्कुल, वो कर रहे हैं शह और मात का खेल है। किसान आंदोलन में भी यही है। आए हमारे लाल किले पर हमारे तिरंगे को हटाकर अपना झंडा लगा दिया। कितने बड़े अपमान की बात है किसी भी देश के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि उस दिन दिल्ली पुलिस के सारे हथियार ले लिए गए थे कि गलती से भी कोई पुलिस वाला गोली न चला दे, क्योंकि मरते तो ये और बढ़ता। और कुछ पत्रकार हैं उस वक्त जिन्होंने अफवाह फैलाई थी। जैसे एक पत्रकार है, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े वरिष्ठ हैं, उन्होंने कहा था कि एक को गोली मार दी पुलिस ने। बाद में पता चला कि वो ट्रैक्टर पे लटक के जा रहा था और तेजी से ट्रैक्टर चल रहा था, वो गिर गया था। वो तो उससे उसकी मौत हुई थी। भी यही काम किया था कि मार दिया अफवाह फैलाया, अफवाह थी। अफवाह थी, उसमें भी अफवाह फैलाई थी। शाहीन बाग में भी अफवाह फैलाई थी। शाहीन बाग में तो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था कि जिस दिन ट्रंप आना था उसी दिन दंगे शुरू हुए, बवाल शुरू, इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया कवर करेगा उन दंगों को। लेकिन उसके बावजूद वो फेल। तो एक बात जान जाइए, अगर वो अपने मिशन में कामयाब होता, अगर तख्ता पलट कर देता, तब हम मानते कि वो सक्सेसफुल आंदोलन था। अगर उसे हैंडल कर लिया, टैकल कर लिया, तो भारत सरकार सफल रही। अमेरिका सोच रहा है कि बार बार इतने पैसे लगा रहे हैं और वो फ्लॉप हो जा रहा है। और उसके फ्लॉप होने का आखिरी लाइन में बोलूंगा, सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? क्या है? भारत का अनुभव। हम 5000 साल पुराना देश है। हमने हिंसा देखी है, हमने रामायण देखा है, हमने महाभारत देखा है। हमें पता है कि हिंसा का परिणाम क्या होता है, दुष्परिणाम क्या होता है, और वो भारतीयों के ब्लड में है। आप जैसे ही कोई हिंसा की बात कीजिएगा तो ऑटोमेटिक 80% इंडियंस आपके खिलाफ नहीं यार ये कुछ तो गलत कर रहा है। ये कोई हमें बताता नहीं है, वो हमारे संस्कारों में है, वो हमारे अंदर है। इसीलिए भारत में कभी तख्ता पलट नहीं होता। और हिंसा के जरिए तो हो ही नहीं सकता। वो तो यहां तख्ता पलट करने का शुरू से है। आप पिछले 5 साल का, मत 5 कह रहे, पिछले 100 साल का इतिहास निकाल लीजिए। जब भी भारत के लोगों ने हिंसा कर तख्ता पलट करने की कोशिश की है, वो फेल हुआ है। 100 साल का इतिहास में बता रहा हूं। बताइए कि कौन आया और हिंसा की और उसका राज हो गया। नेवर। मिडियल एज में होता होगा, जब भी करेंगे कि कब कब ऐसे चीजें हुई, कब कब तख्ता पलट नाकाम रहा। खैर पंकज जी, जो आपने जानकारी दी है वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया उस जानकारी को देने के लिए। बताया आपने कि कैसे देश में एक बड़ी साजिश बुनने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक से हर एक साजिश फेल हो रही है। कोशिश यही है कि एक आंदोलन छेड़ो, बवाल भड़काओ,
किसी तरह मोदी की कुर्सी खा जाओ। और ये सब साजिश यहां से नहीं, अमेरिका से बैठकर और कुछ विरोधी लोग बुन रहे हैं। लेकिन हर साजिश को कैसे, किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, ये आपको पूरी रणनीति और पूरा ये डिस्कशन सुन लेना चाहिए। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।